प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, डीएवी पीजी कॉलेज। आज हमने मेथड्स ऑफ रिलेटिव क्रोनोलॉजी में टाइपोलॉजी एंड स्टैटिकल स्टडी को लिया है। मीन्स सापेक्ष कालक्रम विधियों में प्रारूपिकी एवं सांख्यिकी विश्लेषण को आपके क्लास के लिए लिया है। यह प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व की विधियां एवं सिद्धांत प्रश्न पत्र से लिया गया है, जो पीजी 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सापेक्ष तिथि विधि क्या है? इतिहास में काल की गणना सौर वर्षों में की जाती है, जिसके अनुसार एक सौर वर्ष की अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण कर लेने को कहा जाता है। मीन्स जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो इसको सौर वर्ष कहा जाता है। इस सौर वर्ष की अवधि को बड़ी तथा छोटी इकाइयों में बांटा गया है, जिसे महीना, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। मीन्स सौर वर्ष को मापने की इकाई क्या है? जब तिथि सौर वर्ष में न देकर किसी पुरावशेष के संदर्भ में दी जाती है, तब उसे सापेक्ष तिथि विधि कहा जाता है। जैसे गिरवे रंग की मृदभांड परंपरा चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा से प्राचीनतर है, जबकि विकसित सैंधव मृदभांड परंपरा से नवीनतर है। मीन्स अब तुलनात्मक आधार पर तिथि देने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तावना: अतीत के मानव समाज की जीवन पद्धति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए पुराविद विविध प्रकार की अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे जानकारी एकत्रित की जा सके। विशेषकर पुरातात्विक सामग्रियों के तिथि निर्धारण में इन विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी वस्तु के तिथि निर्धारण में कोई न कोई स्थिर बिंदु होना आवश्यक है, जिसको आधार मानकर तिथि की गणना की जाती है। यदि इस स्थिर बिंदु को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हो तो यह और अधिक उपयोगी हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ईसा मसीह के जन्म को तिथि निर्धारण की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। जिस क्षण ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी समय से ईसवी सन का आरंभ होता है तथा जन्म से पहले ईसा पूर्व होता है। उल्लेखनीय है कि तिथि निर्धारण के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्थिर बिंदु भी होते हैं, जिसके आधार पर कालक्रम की गणना की जाती है। बच्चों, जो स्थिर बिंदु होता है, फिक्स पॉइंट जिसको आप समझिए, जब यह फिक्स पॉइंट कर लिया जाता है तो उसके बिफोर और उसके लेटर तिथि का निर्धारण किया जा सकता है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म को इंटरनेशनल लेवल पर एक फिक्स पॉइंट की मान्यता है। बच्चों, इसके साथ मैं आप को ये भी बताना चाहूँगा कि तिथि निर्धारण में जो स्थिर पॉइंट होते हैं वो राष्ट्रीय लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर भी होते हैं। जैसे भारत में अगर स्थिर बिंदु की बात करें, फिक्स पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर विक्रम संवत के आधार पर भारतीय नववर्ष की गणना की जाती है। यह भी एक स्थिर बिंदु है। सापेक्ष कालक्रम निर्धारण की जो जितनी भी विधियां हैं, उनको जो किन किन वर्गों में बांटा जाता है, तो प्रमुख सापेक्ष तिथि निर्धारण जो विधियां हैं उसमें निम्नलिखित हैं। इसमें स्तरीकरण, प्रारूपिकी, अन्योन्याश्रय कालक्रम, भू आकृति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, फ्लोरीन विश्लेषण, पुष्प पराग विश्लेषण एवं सांख्यिकी विश्लेषण। तो ये जो तिथि है, ये सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि है। और मैं ऊपर आपको दिखाया हूँ सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियाँ, जिसको रिलेटिव डेटिंग मेथड्स एंड
निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियां एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स कहा जाता है। तो जो सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियां हैं यह तुलनात्मक जो है कि बेस पर निर्धारित करी जाती हैं, और जो निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियां है यह वैज्ञानिक विधियों के बेस पर निर्धारित की जाती है। अब इसमें जो सापेक्ष तिथियां हैं उनका एक लिस्ट मैंने दिया है। यहाँ पर सापेक्ष कालक्रम निर्धारण की 2 विधियों को अध्ययन के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रारूपकी एवं सांख्यिकीय विश्लेषण है। इसमें प्रारूपकी विधि क्या है? टाइपोलॉजी स्टडी। पुरातत्व में निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों की तुलना में प्रारूपकी विधि तिथि निर्धारण को विशेष महत्व दिया गया है। प्रारूपकी प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो समान आकार, प्रकार और एक जैसी तकनीक से निर्मित पुरावस्तुएं होती हैं लगभग एक ही समय एवं एक ही सांस्कृतिक कालक्रम की होनी चाहिए। जैसे सामान्य आकार प्रकार की वस्तुओं का एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। फ्रांस में सेंट आसुल एक पुरा स्थल है और वहाँ पर कुछ खास तरह के उपकरण प्रकार मिले हैं। तो इस स्थान पर मिलने की वजह से इनको सेंट आसुल साइट के आधार पर इनको एसुलियन टूल टेक्निक्स और कल्चर्स के रूप में पहचाना गया है। जब यही उपकरण प्रकार एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्रों में मिलती है तो उनको उस उपकरणों के आधार पर जो फ्रांस के सेंट आसुल साइट पर पहचाने गए थे वही नामकरण दिया जाता है। अगर भारत में भी मिलते हैं तो उनको एसुलियन टूल, एसुलियन कल्चर्स और एसुलियन टेक्निक्स के रूप में पहचानते हैं। तो यह क्या है कि समान आकार, प्रकार और एक जैसी तकनीकों से निर्मित होने की वजह से उनका नामकरण विश्व में सेंट आसुल के रूप में किया जाता है। इसमें एक पुरास्थल के प्रतिस्थापित पुरावशेषों के आधार पर अन्य पुरास्थलों के पुरावशेषों को कालक्रम प्रदान किया जाता है, जैसा मैंने आपको सेंट आसुल का एग्जाम्पल दिया। प्रारूपकी विधि को प्रागैतिहासिक उपकरणों एवं प्रागैतिहासिक उपकरणों के अतिरिक्त जो अन्य कालों के मृदभांड हैं उनके अध्ययन में भी उपयोगी पाया गया है। प्रारूपकी विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक उपकरणों पर विश्व में पहले बार फ्रांसुआ बोर्ड तथा मिट्टी के बर्तनों पर विश्व में प्रथम बार फिलिंडर्स पेत्री ने किया था। फ्रांसुआ बोर्ड ने यूरोप के पाषाण काल के महत्वपूर्ण संकलनों का अध्ययन किया था और इस विज्ञान के आधार पर इन्होंने यूरोप के मध्य पुरा प्रस्तर काल के 62 उपकरण प्रकारों टूल टाइप्स की पहचान करी थी। मीन्स इसका जो आरंभ हुआ था अध्ययन का वह प्रागैतिहासिक उपकरणों पर फ्रांसुआ बोर्ड ने किया था और फिलिंडर्स पेत्री ने जो है कि मिट्टी के बर्तनों पर यह अध्ययन आरंभ किया था। फिलिंडर्स पेत्री ने मिस्र के प्राग राजवंश की कब्रों के मिट्टी के बर्तनों को प्रारूपकी विधि के आधार पर पहचानने एवं कालक्रम प्रदान करने का प्रयास किया था। मीन्स जो फिलिंडर पेत्री थे वो प्राग राजवंश मिस्र की जो है उनकी कब्रों का उत्खनन किया और वहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे और उस मिट्टी के बर्तनों को जो उन्होंने पहचाना और कालक्रम प्रदान किया था प्रारूपकी के आधार पर। प्रारूपकी विधि द्वारा ही 1816 ईस्वी में डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष CJ थॉमसन ने मानव इतिहास को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में वर्गीकृत करने में सफलता पाई थी। पाषाण काल के उपकरणों में उन्होंने बांटा, कांस्य काल के उपकरणों में उन्होंने बांटा और लौह काल में के जो उपकरण हैं और सांस्कृतिक अवशेष हैं इसमें उन्होंने मानव इतिहास को पूर्ण रूप से जो है कि वर्गीकृत किया था। तो जो यह सभी वर्गीकरण किए गए हैं स्टोन, ब्रोंज और आयरन एज के, इस ये खास तरह से जो उपकरण मिल रहे हैं इन उपकरणों में एक दूसरे से प्रारूप या स्वरूप में जो है कि भिन्नता है, उस भिन्नता को बेस करके इन्होंने इस तरह का डिवीजन किया था। पाषाण काल के उपकरणों का विविध कालों एवं उपकालों में वर्गीकरण प्रधान रूपेण उपकरणों के प्रारूप प्रणाली पर ही होता है। जैसे आप स्टोन एज में पैलियोलिथिक को ले लीजिए तो पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक है और अन्य चरणों में भी आगे जो अलग अलग
डिवीज़न मिलता है स्टोन्स पीरियड में, स्टोन एज के जितने भी टूल टाइप्स हैं, इस आधार पर ये सभी जो वर्गीकरण किया जाता है वो प्रारूप के माध्यम से ही जानने और समझने में मदद ली जाती है। इस वृद्धि का प्रयोग मुख्यतः मानव कृतियों के आकार, प्रकार एवं बनावट पर आधारित होता है। प्रारूपकी में जो महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन होता है उसमें उपकरणों के नाम, आकार, माप को निश्चित किया जाता है। जैसा मैंने एक आपको सेंट आसुल का एग्जांपल्स दिया, उसमें उनके नाम को बारे में क्लियर किया गया, उनका जो साइज़ है उसके बारे में, उनका मेजरमेंट कुछ क्लियर किया गया। ये सारे जो है कि लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इस नियम में सबसे पहले अध्ययन किए हुए उपकरणों को मापा जाता है। मीन्स ये उपकरण की साइज़ क्या है ये माप लिया जाता है। मापने में जो उपकरणों का सबसे लंबा या मोटा भाग होता है उसे अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। इसके साथ ही उपकरणों की आकृति को भी नोट कर लिया जाता है। जैसे उपकरण अंडाकार आकृति का है या गोलाकार आकृति का है, ये नोट कर लिया जाता है। इसी के साथ यह भी निश्चित करना जरूरी होता है कि उपकरण की उपयोगिता वाला भाग धारयुक्त है या नहीं है, ये भी जो है कि क्लियर करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात उपकरण की सतहों का स्वरूप क्या है उसको निश्चित किया जाता है। जैसे उपकरण पर प्राकृतिक तराश है या कृत्रिम तराश है। प्राकृतिक तराश का क्या मतलब, बहुत बार जो पत्थर के खंड होते हैं वो हिमखंडों के साथ रगड़ करके आते हैं, चट्टानों से टूटे हुए भी होते हैं, तो उसमें भी कुछ इस तरह का कार्यांग होता है, यानी नोक होता है, जिसे देखने से लगता है कि शायद यह मानव द्वारा बनाए गए हों, यानी मानव की कृतियाँ हों। इसको बहुत सावधानी से समझने की ज़रूरत होती है, अन्यथा जो मानव की कृतियाँ हैं, मीन्स जिसको मानव ने उपकरण के रूप में बनाया है और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, दोनों में भेद करना कठिन हो जाएगा। इन सबको विस्तार से सूचना पत्रों पर एकत्रित किया जाता है। जैसे उपकरण पत्थर का है, लकड़ी का है या हड्डी का है, किस माध्यम का है, यह सारी जानकारी एक डेटा शीट बनाते हैं और उस पर लिखते जाते हैं। पाषाण उपकरणों पर वातावरणीय प्रभाव है या नहीं है, इसको भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें पाषाण उपकरणों का रंग बदल जाता है। वातावरणीय प्रभाव पैटिनेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर कोई टूल टाइप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक इतने लंबे टाइम पीरियड का हो और इसको कुछ वर्षों पहले उत्खनित किया गया हो, तो इसमें किसी न किसी तरह का वातावरणीय प्रभाव जरूर होगा। इसको भी जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। कई बार पानी के संपर्क में आने के कारण जो इनकी सतह है वह घिस जाती है। इन सभी एकत्रित सूचनाओं को अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उपकरणों की जो दशा है उनके कालक्रम निर्धारण में उसका उपयोग जलवायु दशाओं के रूप में भी किया जाता है। जैसे घिसाव को पानी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। अगर उपकरण घिसा है, इसका तात्पर्य ये है कि वह या तो पानी के साथ घिसता हुआ चला आया है, या फिर वो जो है कि घिसाव की उसकी एक जो दूसरी वजह है वह हिमखंडों में रगड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने की वजह से बने जाने का प्रभाव है। और अगर वह पानी के घिसाव के द्वारा स्पष्टीकरण उसको पहचाना जा सकता है, या हिमखंडों के द्वारा अगर घिसट करके घिसाव उस पर हो जाता है, इसका तात्पर्य है कि एंशिएंट समय के जो वातावरण है उसका भी थोड़ा प्रभाव इन उपकरणों के माध्यम से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। उपकरणों के वर्गीकरण तथा इनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विशेष संस्कृतियों का कालक्रम निर्धारण किया जा सकता है। ये बहुत स्पष्ट बात है कि इनके निर्माण की कुछ प्रक्रिया होती है, टेक्निक्स होती है। संक्षेप में सूचना पत्रों के लक्षणों के आधार पर उपकरणों के संकलनों को वर्गीकृत कर लिया जाता है। जो हमारे पास डेटा शीट है, उस डेटा शीट के आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं कि किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। इन संकलनों में एक प्रकार के लक्षण वाले उपकरणों को एक वर्ग में रखते हैं। इसी प्रकार से जितने भी वर्गीकृत उपकरण प्रकार हैं उनको संज्ञा प्रदान की जाती है।
सामान्यतः यह नामकरण उपकरणों के स्वरूप के आधार पर और संभावित क्रियाओं के आधार पर होता है। जो हम लोगों को सूचना एकत्रित हो जाती है और उस डेटा शीट के आधार पर इन सभी उपकरणों को जो क्रियाएं हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है और क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी उपकरण पर धार बनी हो तो उससे खुरचने का कार्य लिया जाता है, इसलिए उसे खुरचनी या स्क्रैपर के वर्ग में रखते हैं। अब अगर स्क्रैप करने का किसी में धार बनी हो ताकि स्क्रैप करके उससे जो है स्क्रैप करने का कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग खुरचनी या स्क्रैपर के अंतर्गत रखेंगे। इन सूचना पत्रों में प्राप्त अच्छे नोक वाले उपकरणों को भेदक आप पॉइंट के वर्ग में रखते हैं। जितनी टूल टाइप्स हम लोगों ने इकट्ठा किया डेटा शीट में, हम लोगों ने उसको फाइनलाइज किया। उस डेटा शीट में ये देखा कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत पॉइंटेड हैं। इसका तात्पर्य ये है कि शायद यह भेदक होंगे और इसको हमें पॉइंट के वर्ग में रखना चाहिए होगा। इस प्रकार जब वर्गीकरण संपन्न कर लिया जाता है तो यह निर्धारित करते हैं कि संकलन में कौन से उपकरण प्रकार विशेष हैं। यही जो विशेष उपकरण प्रकार हैं इन्हीं को मुख्य उपकरण प्रकार या फॉसिल्स टाइप मान लिया जाता है, जिससे एक खास संस्कृति की पहचान हो सकती है। सपोज दैट कि किसी एक साइट पर हम लोगों ने विभिन्न तरह के उपकरण प्राप्त किए और उस विभिन्न तरह के उपकरणों में कुछ ऐसे उपकरण प्रकार हैं जो संख्या में और बनावट में तथा उपयोग में अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे उपकरणों प्रकार को जो मुख्य रूप से यहाँ पर प्राप्त होते हैं उन सभी को वहाँ का फॉसिल्स टाइप या मुख्य उपकरण प्रकार के रूप में मान्यता दी जाती है, पहचान की जाती है। साथ ही जिन तकनीकियों का अस्तित्व है जिसके द्वारा ये उपकरण प्रकार बनाए गए हैं उसको भी निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में दो प्रकार से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहला तो ये कि सांस्कृतिक परंपराओं का स्वरूप निर्धारण कर लिया जाता है। जितने भी उपकरण प्रकार हैं इनके आधार पर, जैसे पाषाण काल के अलग अलग चरण हैं, इन सभी को पहचान कर लिया जाता है। और दूसरा कि ये जो उपकरण प्रकार हैं इन सभी उपकरण प्रकारों को तकनीकी स्वरूप का निर्धारण भी कर लिया जाता है। मीन्स इन उपकरणों को किन किन तकनीकियों के द्वारा बनाया जाता है इसका भी निर्धारण डेटा शीट या सूचना पत्रों के आधार पर किया जाता है। प्रारूप प्रणाली का प्रयोग मृत भांडों के अध्ययन में भी किया जाता है। अभी तक हमने जो चर्चा करी उसमें ये बताने का प्रयास किया था कि जो प्रारूप प्रणाली है वह टूल टाइप्स या उपकरण प्रकारों में जो है कि अध्ययन में उपयोगी है। अब यहाँ पर यहाँ पर जो मृत भांड है बच्चों उसको मृत भांडों टाइप हो गया है। मृत भांडों में हस्त निर्मित मृत भांड चाक निर्मित मृत भांडों से प्रायः प्राचीनतर होते हैं, जैसा सिंधु सभ्यता, ताम्राश्मी संस्कृतियाँ, गैरिक मृत भांड संस्कृति, कृष्ण लोहित मृत भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति और उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड संस्कृति को मुख्यतः मृत भांडों के प्रारूप के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। ये सभी जो संस्कृतियाँ हैं इनमें जो उपकरण प्रकार मृदभांड प्रकार मिलते हैं वो मृदभांड प्रकार एक दूसरे से एकदम अलग हैं और उन्हीं को ये देखा जाता है कि एक तरह के जो मृदभांडों का स्वरूप है वह दूसरे प्रकार के मृदभांडों से अलग है। तो इसलिए जो उनका टाइप्स है टाइपोलॉजी के आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकृत कर लिया जाता है। जब कोई संस्कृति खोजी जाती है तो उसको तिथि या कालक्रम प्रदान करने के लिए प्रारूपकी विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जब प्रारूपकी में बहुत अधिक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है, सामान्यतः वो लिमिटेड मात्रा में नहीं होती हैं, तो उसके लिए सांख्यिकी विश्लेषण का भी प्रयोग किया जाता है। और सांख्यिकी विश्लेषण का जो प्रयोग है उससे ये पता चल जाता है कि किसी एक अमुक पुरा स्थल या एक अमुक जो साइट्स है उसकी
खास मृदभांड परंपरा, खास उपकरण प्रकार या खास पात्र कौन सा है? सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण क्या है? स्टैटिकल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण जो है कि पद्धति है। फ्रांसवा बोर्ड ने प्रारूपिकी के साथ सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग फ्रांस के रीजन में किया था। इन्होंने यूरोप के पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण संकलन हैं उनका अध्ययन किया। सभी का नहीं, जो बहुत अच्छे संकलन थे उसका उन्होंने अध्ययन किया। और इस विज्ञान के आधार पर इन्होंने मध्य पुरा प्रस्तर काल के 62 उपकरण प्रकारों की पहचान की थी। जितने उपकरण प्रकार थे उन सभी को अध्ययन करने के बाद इन्होंने यह पाया कि जितने प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं उन सभी के अलग अलग जो टाइप्स हैं वह कुल मिला करके 62 प्रकार के हैं। इन सभी महत्वपूर्ण संकलनों को उन्होंने प्रतिशत प्रदान किया। मीन्स किस उपकरण का कितना प्रतिशत है टोटल उपकरणों में। इस प्रतिशत को निकालने के बाद तुलनात्मक संचयी चार्ट, क्युमुलेटिव चार्ट द्वारा एक दूसरे की उन्होंने तुलना करी थी। जैसा कि ज्ञात है, उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, जिसे स्तरीकरण के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के मृदभांड परंपराओं के खंडों को एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित करने के उपरांत इन्हें गिन लिया जाता है। जैसे 100 सर्ट को इकट्ठा कर लिया गया। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किस मृदभांड परंपरा का प्रतिशत सबसे अधिक है। जैसे ही किसी पुरा स्थल पर सभी प्रकार के मृदभांड परंपराओं को ज्ञात कर लिया जाता है, उनमें सभी प्रकार के मृदभांड परंपराओं में एक एक का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। इस आधार पर ज्ञात किया जाता है कि अमुक पुरा स्थल की कौन सी मुख्य मृदभांड परंपरा है। इसको मैंने आगे एक चार्ट में समझाने का प्रयास किया है। जैसे बच्चों 0 से 100 तक यह सर्ड है और इन सभी सर्ड को किसी एक पुरा स्थल के उत्खनन में इकट्ठा किया गया। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यह एक ऐसा साइट्स है जहाँ पर OCP मीन्स आकर कलर की जो पार्टी है गेरुए रंग के मृदभांड परंपरा वो मिलती है। दूसरी PGW पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित दूसर मृदभांड परंपरा मिलती है। और तीसरा है NBP नादर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मीन्स उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा है। जो सभी खंड हैं उनको जो चुना गया वो सभी खंड लगभग 100 हैं, जिसको हमने आपको यहाँ चार्ट में दिखाया है। और यहाँ पर जितने भी OCP के खंड मिलते हैं वो 20% हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरी मृदभांड परंपरा है PGW, यह PGW के जो खंड मिलते हैं या सर्ड्स मिलते हैं वह 30% हैं। और जो ये NBP है, NBP के जो सर्ट मिलते हैं वो सभी 50% हैं। इसका तात्पर्य हो गया कि इस अमुक पुरा स्थल की जो मुख्य पात्र परंपरा है वो NBP है। मीन्स NBP इसलिए कि ये यहाँ पर जो मिल रही है वो OCP PGW की तुलना में अधिक मिल रही है। इसका तात्पर्य हो गया कि यह यहाँ की मुख्य मृदभांड परंपरा है और जो PGW है और OCP है यह सामान्यतः यहाँ की मुख्य मृदभांड परंपरा नहीं है। लेकिन इस चार्ट के आधार पर जो संख्या का विश्लेषण किया गया उसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर प्रथमतः जो है कि OCP अस्तित्व में है, फिर PGW है, फिर NBP है, जिसमें OCP की जो मात्रा है वह कम है। अब पिछले चार्ट में आपने ये देखा कि एक पुरा स्थल पर कौन सी मृदभांड परंपरा प्रमुख है उसको पहचाना जा सकता है। अब यदि केवल और केवल NBP को ले लिया जाए और NBP के जितने सर्ट हैं
उस एनबीपी के शरण में ये देखने का प्रयास किया जाए कि इस एनबीपी में डिफरेंट कलर्स की पॉटरी मिलती है। तो जो डिफरेंट कलर की पॉटरी मिल रही है, उस डिफरेंट कलर की पॉटरी में किस कलर की जो मृदभांड परंपरा है वो प्रमुख है। तो यहाँ पर हमने जो है कि एग्जाम्पल्स दिखाया है, जिसमें 0 से 100 सर्ट को लिया या ये मिट्टी के खंडों को लिया। अब इसमें जो है 10% है वो सिल्वरी है, या जो सर्ट मिल रहे हैं वो सिल्वरी हैं, जिसको आप रुपहले कहते हैं, या चांदी की रंगों जैसे वाली मृदभांड परंपरा कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी है ब्लैक, जिसको आप कृष्ण की टर्मोलॉजी देते हैं या काली की टर्मोलॉजी देते हैं, यह 40% है। उसके साथ जो यहाँ पर ग्रे वेयर है, या जिसको आप धूसर मृदभांड परंपरा कहेंगे, वह 20% है। और चौथी जो है रेड वेयर, लाल रंग की मृदभांड परंपरा, वह 30% है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो एनबीपी के शर्ट मिले हैं, उस एनबीपी की शर्ट में जो ब्लैक एनबीपी है या काली कलर की जो एनबीपी है, इसकी अधिकता है। इसका तात्पर्य ये है कि एनबीपी में जो ब्लैक एनबीपी है वह प्रतिशत में या विश्लेषण में सबसे अधिक है। इसी प्रकार से ब्लैक एनबीपी में पात्रों के प्रकारों को भी पहचान किया जा सकता है, जैसे कि डिश अधिक है या बाउल अधिक है। इस सभी का अगर हम जब सांख्यिक विश्लेषण करेंगे तो ये जानकारी हो सकती है। इसी तरह से किसी पूरा स्थल के सांख्यिक विश्लेषण में उपकरणों को भी पहचाना जा सकता है कि स्क्रैपर से अधिक है या पॉइंट अधिक है, जब हम टूल्स की बात करते हैं। तो उपसंहार स्वरूप इस प्रकार प्रारूप की विधि द्वारा किसी पुरावशेषों जैसे पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों को पहचाना एवं कालक्रम प्रदान किया जा सकता है। जब कोई संस्कृति खोजी जाती है तो उसको तिथिक्रम प्रदान करने के लिए प्रारूप की विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में पीजीडब्ल्यू के सर्ट मिले हैं और उनको मान्यता प्रदान कर दी गई है, जैसा सारनाथ के कंटेंट में आपको पीजीडब्ल्यू की बात करेंगे, जो कृष्णदेव द्वारा प्राप्त करी गई थी। अब ये सारनाथ के सिवाय अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मिलेगी उसको एनबीपी के रूप में पहचान कर दिया जाएगा। जब टाइपोलॉजी में बहुत अधिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए सांख्यिक विश्लेषण का भी प्रयोग किया जाता है। अधिक संख्या से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि इन सभी उपकरणों, इन सभी मृदभांड खंडों का जो है कि सांख्यिक विश्लेषण कर लिया जाता है और इस सांख्यिक विश्लेषण के आधार पर उनकी प्रतिशतता या बहुलता को जांच लिया जाता है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।